नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम आज की मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, हमारे इस कार्यक्रम में आज की मुलाकात में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं ऐसी पर्सनालिटी से जिन्होंने अपनी जिंदगी में एक मुकाम, एक रुतबा हासिल किया होता है। जी हाँ, आज भी हम आपकी मुलाकात करवाएंगे ऐसे शख्स से जो कि बहुत ही अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर है, जिनका नाम है मिस्टर प्रभु नेगी और जो रिकॉर्ड रिब्बा से संबंध रखते हैं। साथ ही साथ रिसेंटली म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारे मेहमान का जो हमारे बीच में उपस्थित है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सर, हमारा कार्यक्रम में आज की मुलाकात है, इस वजह से मैंने आपको बताया कि हम डिफरेंट पर्सनालिटी को यहाँ पर बुलाते हैं और हम बातें करते हैं उनके करियर के रिगार्डिंग। जैसे कि आप एक म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे हैं, आपने काफी म्यूजिक एल्बम्स बनाई है, काफी म्यूजिक आपने बनाया हुआ है। तो आप हमें ये बताइए हमारे दर्शकों को कि आपने कैसे कदम रखा है इस म्यूजिक की दुनिया में। देखिए मैम, जो म्यूजिकल जर्नी है मेरी, मेरे घर से शुरू हुई जी। घर में हल्का फुल्का म्यूजिक का माहौल था। ये तो मैं नहीं बोल सकता कि मेरे को संगीत विरासत में मिला, बट मेरे मम्मी पापा वहाँ का ट्रेडिशन गुनगुनाते थे तो अच्छा लगता था जी। अच्छा तो क्या, बहुत ही अच्छा लगता था, कुछ अलग सी फीलिंग आती थी। मतलब आपको बचपन से ऐसा था कि आपको इंटरेक्शन थी म्यूजिक के साथ, कुछ एक तालमेल सा बैठ गया था आपका? कुछ ऐसा ही था, पता नहीं क्या था म्यूजिक के लिए जी। बस यही सुनने का, म्यूजिक ही सुनने का और इसके अलावा कुछ नहीं करना है, कुछ ऐसा दिमाग रहता था। जी जी। तो धीरे धीरे जैसे बच्चा होता है छोटा तो चलो उसको मान लेते हैं माँ बाप भी कि चलो ठीक है सुनाते हैं गाना, तो बच्चा सुन रहा है या उसको सुन के कुछ एक्टिव है या मतलब कुछ कर रहा है। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो घर वालों की रुझान थोड़ी कम होने लगती है, नहीं कि पढ़ाई कर, पढ़ाई ज्यादा करनी है, मतलब करियर बनाना है, म्यूजिक में कुछ नहीं रखा। तो पढ़ाई के साथ साथ ये चला रहा। तो जैसे जैसे मैं 12-13 साल का हुआ तब तो बस बुखार ही आ गया म्यूजिक का कि बस करना ही म्यूजिक है। तो उसके बाद घर वाले हटते गए धीरे धीरे से कि नहीं पढ़ाई कर। ठीक था, पढ़ाई में भी अच्छा था, टीचर्स कोऑपरेट करते थे। तो घर वालों ने धीरे धीरे कम कर दिया सब कि म्यूजिक को छोड़ दिया। तो म्यूजिक इतना हो गया था कि मेरे पापा जी ने मेरे को मेरा स्कूल ही चेंज करा दिया। अच्छा। हाँ, रिपा स्कूल में पढ़ता था मैं, तो वहाँ से उठाया और प्रोजेक्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भावानगर भेज दिया मेरे को। अच्छा स्कूल था, शायद इसीलिए कि हट जाए म्यूजिक से, इधर कम करे। तो कहाँ माने थे, ठीक है पढ़ाई में भी ठीक था और पढ़ाई भी करता रहा। और वहाँ पर मैंने ऐसे फ्रेंड्स जोड़ दिए थे जो थोड़े म्यूजिकल थे और उनके पास इंस्ट्रूमेंट्स थे। तो बस वहाँ भी ऐसे ही चलता रहा और धीरे धीरे करके मैंने एल्बम बनाना शुरू कर दिया। कौन सी क्लास में आपको वहाँ भेजा, कौन से ट्रेड में थे आप जब आपको नेक्स्ट स्कूल भेजा? तो मेरे को 7th में भेज दिया था उधर। अच्छा, तो तब से तालीम लेनी स्टार्ट की म्यूजिक की? तालीम तो बहुत बाद में आई, देखो ये तो पहले शौक में मैं करता गया ये सब। जी, वो फ्रेंड्स बनने लगे। फ्रेंड्स बनने लगे तो फ्रेंड्स भी बोलते थे कि नहीं अच्छा है, मतलब अच्छे हाथ है, अच्छा म्यूजिक करते हो, तो क्यों ना एल्बम बनाओ। क्योंकि उस टाइम एल्बम एक बड़ी बात होती थी, डिजिटल नहीं था कोई सिस्टम, सारे एनालॉग सिस्टम पे रिकॉर्ड करना होता था। तो जैसे तैसे छुट्टियां थी तो मैंने फर्स्ट एल्बम बना दिया, रिकॉर्ड किया खुद से गा के। और मैं अच्छा सिंगर तो नहीं था, बट ये था कि मैंने सिंगरों से बात की थी पहले उस टाइम कि आओ मैं म्यूजिक करूंगा आपके लिए। तो सिंगर्स मेरे से बड़े बड़े थे, उन्होंने सोचा होगा छोटा सा बच्चा क्या करेगा। तो मेरे पास कोई चारा नहीं था और मैंने खुद से गा के एक एल्बम बना दिया और मार्केट में लॉन्च किया और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया उसका। जब जहाँ भी जाता था मैं वही बज रहा है, गाड़ियों में, रेस्टोरेंट में वही बजता था। तो मेरे को फिर फर्स्ट एल्बम कौन सी आपने निकाली थी? फर्स्ट एल्बम रिकांग उपयोग करके एक एल्बम बनाई थी, तो उसी एरिया के। फिर उसके बाद बहुत सारे एल्बम्स के रिस्पॉन्स अच्छा आने लगा, मार्केट से सही आने लगा और लोग मेरे को जानने लगे। फिर होता ही है तो नेम एंड फेम वाला, अच्छा लगता गया और पढ़ाई भी मैं करता गया। तो जब मैं भावानगर में प्लस 10th में पढ़ता था, 10th मेरा क्लियर हो गया था तो मेरे पापा जी एक्सपायर हो गए। मेरे पापा की डेथ होगी तो ये सब कुछ छूट गया फिर 1-2 साल के लिए। तो मुझे घर जाना पड़ा क्योंकि घर में मैं सबसे छोटा था और ब्रदर मेरे बाहर जॉब करते थे। तो मुझे घर जाना पड़ा और 1-2 साल छूट गया ये सब। तो 2 साल जब छूटे, जो गैप रहा 2 साल का, तो उस बीच डॉक्टर के.एल. सहगल है जो हिमाचल के मोहम्मद रफी जिनको बोला जाता है, उनकी ट्रांसफर हुई रिकांग पीओ कॉलेज में।
मैंने कॉलेज ज्वाइन नहीं की थी। तो रिकांगपिओ कॉलेज आए, शायद उन्होंने मेरी एल्बम सुनी होगी या फिर किसी से सुना होगा कि है ऐसा लड़का इंटरेस्टेड है म्यूजिक में, तो उन्होंने किसी के थ्रू मेरे को मैसेज किया कि मिलने आओ मुझसे। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि इतनी बड़ी पर्सनैलिटी डॉक्टर के सहगल ने मेरे को मैसेज किया। तो मैं ये सोचने लगा था कि नहीं, शायद मेरे लिए ये काम सूटेबल भी है या फिर कोई चीज़ है जो मेरे को सपोर्ट कर रहा है या गॉड गिफ्ट। तो मैं चला गया उनसे मिलने। तो उन्होंने मेरे को ये बोला कि अच्छा टैलेंट है, म्यूजिकल टैलेंट अच्छा है, तो इसको आगे बढ़ाओ। बहुत बड़ी बात थी मतलब मैं तो ऐसा हो गया कि एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी से मिला। हाँ, तो उन्होंने अपने बच्चे की तरह मुझसे बात की बहुत अच्छे से कि तुम करो आगे, मैं कॉपरेट करूँगा। और गांव का माहौल था, मेरे को ज़्यादा कुछ पता नहीं, सिर्फ ये था कि म्यूजिक करना है, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसको प्ले करना है और बाकी अपनी पढ़ाई रेगुलर रखना है। तो पीओ कॉलेज में वो आए सहगल सर, और एक दो दिन मेरी मुलाकात हुई उनसे, एक दो बार, और वो फिर ट्रांसफर होके चले गए। चलो उनकी बातें मेरे को याद रही और मैंने पीओ कॉलेज में म्यूजिक रख के एडमिशन ले ली। उससे पहले मैं बहुत सारे एल्बम कर चुका था, काफी एल्बम्स, तो वो मार्केट में चल रहे थे, सीखा नहीं था, बिना सीखे मैं वैसे ही कर रहा था। तो जैसे मैं कॉलेज में आया तो वो की मैम शीला मैम और इंस्ट्रूमेंट के मेरे रवि सर, तो उन्होंने जो बेसिक म्यूजिक शुरू करवाया मेरे से, तो तब मेरे को समझ आया कि मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था, जो मैं वैसे ही कर रहा था। तो मैं सोचता था कि शायद वो गलत होगा या क्या होगा, चलो लोगों ने पसंद किया, मार्केट में हिट रही है एल्बम्स। तो उसके बाद शुरू किया और काफ़ी मैंने कम कर दिया था फिर कि मैं कम कर लिया एल्बम्स। अब लोग तो नहीं मानते थे, लोग तो आते थे कि मेरे को रिकॉर्ड करो, आपका म्यूजिक अच्छा है। तो उसके बाद मैंने सीखना शुरू किया और वहाँ से रिकांगपिओ कॉलेज, डिग्री कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन की और उसके बाद आया मैं एचपीयू। और जब एचपीयू आया तो फिर तो काफी नजदीक आ गया था मैं संगीत के। डॉक्टर श्यामदेव सर, बंसल इंद्रानी चक्रवर्ती, इन्होंने मेरे को बहुत कॉपरेट किया। ये आपके गुरु रहे? हाँ, ये मेरे गुरु रहे, इन्होंने बहुत कॉपरेट किया मेरे को। इन्होंने ये बोला कि नहीं, वही बात रिपीट की है म्यूजिक तुम्हारे में कि तुम करो। तो उसके बाद मैंने सितार में एम.ए. जो भी वो किया और ये स्टूडियो वाला लाइन जारी रखा। जी, क्या बात है। तो अभी आपका स्टूडियो कहाँ पर है? अभी शिमला में ही है, शिमला में सोनी कनाटी में है, और एक और स्टूडियो मैंने वहीं रखा है रिकांगपिओ, जहाँ से बेसिकली मैं हूँ, क्योंकि वहाँ के लोगों को इधर दूर पड़ता है आने को और इधर से उधर दूर पड़ता है। तो इसलिए जो किन्नौर का जो कल्चर है, जो जिससे मैंने शुरू किया म्यूजिक, उस चीज़ को मैं नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वो उसी चीज़ में मेरे को आगे बढ़ाया है और वहाँ के म्यूजिक में एक अलग सी बात है। तो इसलिए एक स्टूडियो मैंने वहीं रखा है, वहीं के सिंगरों के लिए, और बाकी हिमाचली, पंजाबी और हिंदी के लिए शिमला में रखा है। जी, क्या बात है सर। आपको पता है कि आज के डेट में आम आदमी को मतलब सिंगर एक बनना एक बहुत ही बड़ी बात हो गई है। yes, एक आम आदमी जब अपना बेसलाइन तैयार करता है कि मुझे सिंगर बनना है, बहुत सारी हार्डल उसकी लाइफ में आती है। तो कहाँ तक लगता है आपको कि आम आदमी को अगर अच्छा सिंगर बनना है तो क्या कुछ उसको करना पड़ेगा उसको? देखिए मैम, इसमें दो बातें हैं। एक तो गॉड गिफ्टेड, जो आवाज दी होती है और उसको थोड़ा सा मेंटेन कर लिया, बस थोड़ा सा गा लिया और वो बहुत अच्छा होता है। एक होता है सेकंड टाइप के लोग जो मेरी तरह है, उनको बहुत मेहनत करना जरूरी है, क्योंकि उनको रागदारी, म्यूजिक, सुर, हर चीज सीखना जरूरी है। देखिए जो गॉड गिफ्टेड है उनको भी सीखना जरूरी है, ऐसा नहीं है कि वो बिना सीखे कर लेंगे, हल्का फुल्का कर लेंगे वो अपने शौक। उस चीज की नॉलेज भी तो होनी चाहिए। हाँ, नॉलेज। अगर कमर्शियल करना है आपने, प्रोफेशनल बनना है, और अगर म्यूजिक को ठीक तरह से करना है, तो सुरों का ज्ञान और कई चीजें म्यूजिक सीखना बहुत जरूरी है। तो सर, जैसे कि आपको पता ही है, आपने इतनी सारी एल्बम्स बनाई हैं, दर्शकों को भी हमने आपका रूबरू करवाया कि अपने पंजाबी बना ली, हिंदी बना ली, और साथ ही साथ में आपने लोकगीत भी बनाया। तो कहाँ तक लगता है आपके जो लोकगीत है हमारे, तो कहाँ तक उनको पहचान मिल पा रही है? क्योंकि हमारा आजकल जो हमारी संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है, कहीं ना कहीं डंप होता जा रहा है। तो किस तरह से उसको हम अब उस हायर लेवल तक देना सकते? जैसे पंजाबी सॉन्ग है, बहुत बॉलीवुड तक पहुंच चुके हैं। तो आपको लगता है कि क्या हमारे यहाँ के हिमाचल के प्रदेश की जो हमारी संस्कृति है, हमारे जो सॉन्ग्स है, वो भी उस हायर लेवल तक पहुंच पाएंगे कभी? देखिए मैम, अच्छा क्वेश्चन है आपका। बात म्यूजिक की, संगीत की, तो मैं ये नहीं बोल रहा कि पंजाबी म्यूजिक नीचे या हिमाचली ऊपर है,
ऐसा नहीं है। ऐसी बात बट नहीं है। देखिए, मैं ये बता रहा हूँ कि जो हिमाचली म्यूजिक है बहुत असील है, बहुत सारी बातें हैं इसमें, हिमाचली म्यूजिक में बहुत डीप है। और आप देखते हैं कि जैसे कोई भी फंक्शन होता है हिमाचल में, तो वो पंजाबी नहीं सुनते, उनको नाटिया ही चाहिए। तो इतना क्रेज है यहाँ पे। तो जिस हिसाब से यहाँ पे क्रेज है, उस हिसाब से यहाँ के सिंगर्स को या यहाँ के म्यूजिक डायरेक्टर्स को किसी को भी एक्सपोजर नहीं मिल पा रहा। एक छोटा सा एरिया है, लिमिटेड एरिया है, बस यहीं पे एल्बम बनाएंगे या यहीं पे हिट होगा, तो उनको आउटपुट भी नहीं है। जितना वो एल्बम में इन्वेस्ट करते हैं उसका 1% भी उनको रिटर्न नहीं होता। चल इसकी बात भी छोड़ो कि वो करते हैं अपने शौक के लिए भी करते हैं, मामलों के लिए। तो बात रही आगे जाने की, जैसे आपने बोला कि पंजाबी गाने और हिमाचली गाने के आगे जा सकते हैं। देखिए, हिमाचली जो म्यूजिक जितना डीप है, जितना अच्छा है, तो इस चीज को आगे ले जाने के लिए यहाँ के गवर्नमेंट को भी हेल्प करनी चाहिए। क्योंकि पंजाबी के मुकाबले यहाँ का म्यूजिक मेरे को ज्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ की गवर्नमेंट को सबसे पहले करनी चाहिए ये चीजें। और दूसरी बात, यहाँ कोई कमी है तो सबसे पहले चैनल्स की। यहाँ पे कोई हिमाचली म्यूजिक चैनल खुल जाए तो उसको ऑल वर्ल्ड देख सकता है, कोई भी देखेगा। तो अभी हिमाचल में हो रहा है, ठीक है, दूरदर्शन के जरिए हम ये सब बोल रहे हैं, तो ये भी चलो बड़ी बात है कि कोई ना कोई म्यूजिकल आदमी सुन रहा होगा, या मतलब लोकल चैनल्स जो भी है वो भी सुन रहे होंगे। तो मैं उनको ये बताना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ का फोक दिखाएं। जो फोक में जो जान है यहाँ की, उस चीज को ज्यादा दिखाएं। जो वेस्टर्नाइज करते हैं, जो भी प्रैक्टिकल करते हैं, उन चीज को कम दिखाएं। और बाकी जब तक चैनल्स नहीं आएंगे यहाँ पे, टीवी चैनल, ज्यादा ध्यान जो है अपना इसी पे फोकस करना होगा। कि हमारे लोकगीत है, हमारी संस्कृति, क्योंकि ज्यादा लोग जो है वेस्टर्नाइजेशन के लिए इतना ज्यादा हो चुके हैं, वेस्टर्नाइजेशन इतना आ चुका है कि कोई सुनना ही नहीं चाहता है। वेस्टर्नाइजेशन कैसा है, हम देखो बस 2 दिन सुनेंगे, 2 दिन के लिए अच्छा लगेगा, जो वेस्टर्न कर दिया या मतलब छेड़छाड़ कर दिया आपने संस्कृति के साथ, और लास्ट में तो वही सुनना है जो कल्चरल है। पर फिर भी इतना ज्यादा इसमें बोलबाला हो गया है वेस्टर्नाइजेशन का कि हम बता भी नहीं सकते। ये तो अलग बात है। बात करते हैं रियलिटी शोज की, कि जो रियलिटी शोज होते हैं हमारे, वो कितने कह सकते हैं घातक सिद्ध हो रहे हैं। क्योंकि होता है ना कि एक जैसे कि आप किसी रियलिटी शो में जाएंगे, आपने एक बेस लाइन रेडी कर ली कि आपने स्ट्रगल किया, स्टार्टअप से आपने स्ट्रगल किया, और जब आप एंड के उस मुकाम तक पहुंच गए, जब आपको रुतबा मिल गया, आपको लगा कि नहीं अब मैं उस पोजीशन पे पहुंचा हूँ, मैं इतना अच्छा सिंगर बन गया हूँ, आखिरकार आपको कोई मान ही नहीं होता है, आपका यूनिटी नहीं हो। तो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? सही है मैम। देखो आजकल तो एफपी पे मैं देखता हूँ कि फलाना वॉइस ऑफ ये है ना, कहीं ऑडिशंस हो रहे हैं, कहीं ऑडिशंस हो रहे हैं, इतने सारे ऑडिशंस हो रहे हैं, इतने सारे विनर्स हैं जी, कहाँ है वो कहाँ गायब है? ये आपका क्वेश्चन है। एग्जैक्टली, ये आपका क्वेश्चन है। देखिए कुछ नहीं है, ये एक्सपोजर ये इसीलिए पीछे है जो रियलिटी शोज कर रहे हैं। उसमें रियलिटी शोज करो तो सबसे पहले अपने वही कल्चरल सॉन्ग्स को ज्यादा बढ़ावा दो। जैसे रियलिटी शोज में जो से क्या कहना चाह रहे हैं आप? ट्रेडिशनल, जो आपका ट्रेडिशनल है, अच्छा, जो आपका ट्रेडिशनल है, उस चीज को रियलिटी शोज, उस चीज को लेके रियलिटी शोज कराया जाए। और उस चीज को लेके चलो, ये यहाँ पे है कि रियलिटी शोज हो रहे हैं, वॉइस ऑफ किन्नौर बन गया, उसके बाद बन गया, उस दिन उसके सिर पे ताज सज जाता, और उसके बाद वो कहीं नहीं दिखता। तो ये भी मेरे हिसाब से तो टीवी चैनल्स की ही कमी है, ये भी, या मतलब न्यूज की। मतलब आप इसका पूरा श्रेय टीवी चैनल्स को देना चाहेंगे कि वो नहीं दिख पा रहे हैं, वो उसके पीछे वो नहीं दिख पा रहे हैं। जैसे कि आप एक लीडिंग सिंगर बन गए, आप अपने मुकाम हासिल कर रहे, आप इस पोजीशन पे पहुंच गए, राइट? उसके बाद आपने कुछ एक सॉन्ग्स गा लिए, उसके बाद आपको सॉन्ग्स गाने का मौका ही नहीं मिल रहा है। मौका नहीं मिलेगा मैम। देखो कैसे मिलेगा, यहाँ पे है एक सिंगर है, मान लो वॉइस ऑफ शिमला बना कोई, ठीक है, कंपनी ऑर्गेनाइज कर रही है, वॉइस ऑफ शिमला ऑर्गेनाइज कर दिया और बना दिया वॉइस ऑफ शिमला, ठीक है, कंपनी एक एल्बम लॉन्च कर लेगी मार्केट में, एक एल्बम लॉन्च कर ली कंपनी ने और वो हट गई पीछे, हो गया जी वॉइस ऑफ शिमला प्रेजेंट कर लिया, चाहे उस कंपनी को फायदा हुआ या घाटा हुआ। तो उसके बाद वो सिंगर क्या करेगा? अगर वो सिंगर अपना पर्सनल एल्बम बनाना चाहेगा तो उसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होगा, पैसे लगेंगे तो वो रिटर्न नहीं होगा। मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव का जमाना है, तो इस रिटर्न को लाने के लिए तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए। जी जी जी। और जैसे मैं एक बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूँ कि जैसे मेले होते हैं, फेयर्स होते हैं, जैसे रामपुर लवी है, जो भी है, तो इसमें मैं ऐसे सिंगरों को देखता हूँ जो रिपीट हो रहे हैं,
हर साल एक ही सिंगर को प्रोग्राम वही आ रहे हैं, वही आ रहा है, पता नहीं कितने सालों से वही दिख रहा। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, जैसे मैं रिकॉर्ड करता हूँ किसी भी नए सिंगर को, तो मैं जो न्यू जनरेशन है उनमें बहुत टैलेंट देख रहा हूँ। जो पुराने सिंगर है चलो ठीक है, वो भी अच्छे हैं, वो बुरे नहीं है, तो जो नए सिंगर है उनमें बहुत टैलेंट है। तो ये होना चाहिए कि फेस्टिवल्स में नए सिंगरों को मौका दो, चांस दो, और थोड़ी आर्थिक सहायता भी हो जाती है। बिल्कुल। तो ये चीजें हैं जी, मतलब उनको थोड़ा थोड़ा लाइमलाइट में लाया जाना चाहिए। ये नहीं कि आप पुराने को ही रिपीट करो, नए को मौका मिलना चाहिए, नए को मौका मिलना चाहिए, तभी तो आगे म्यूजिक चल पाएगा। जैसे ट्रेडिशनल गाने हैं आपके, जो पुराने गाने हैं, वो किसी न किसी ने तो बनाया होगा, उन्होंने तैयार किया और उन्होंने हमारे को दे दिया, लो जी आप इसको संभालो चाहे बिगाड़ो, तो उसको संभालना चाहिए। हमारा फर्ज बनता है कि हम उसको प्रोटेक्ट करें, प्रिजर्व करें, और नए सिंगरों को भी जगाना चाहिए, नए सिंगरों को भी मौका देना चाहिए, ताकि अगली पीढ़ी के लिए हम कुछ बना जाए। देखो अगर 2 पीढ़ी पुरानी है, उन्होंने ट्रेडिशनल गाने बनाए है ना, तो उसके बाद हम कुछ नहीं करते अगर, ठीक है, उस ट्रेडिशन को या उस कल्चर को बिगाड़ना नहीं चाहिए, बट आगे के लिए हमने भी तो करना है कुछ, उसके लिए तो नए सिंगरों को मौका दिया जाना चाहिए। जी जी बिल्कुल। चलिए अब थोड़ा क्लासिकल की ओर आते हैं। क्लासिकल की हम बात करते हैं कि जब हम आजकल क्लासिकल जो म्यूजिक है उससे थोड़ा लोग पिछड़ रहे हैं, सीख नहीं रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि बेस साइड क्लासिकल ही है, क्योंकि जब तक आपको क्लासिकल की नॉलेज नहीं है तो हम ये नहीं कह सकते कि आपको पूर्णतः म्यूजिक का ज्ञान हो गया है। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए क्लासिकल म्यूजिक बहुत जरूरी है, मैंने खुद करके देखा है, क्योंकि मैंने बताया आपको कि मैंने वैसे शौक में शुरू किया था म्यूजिक, और जब मैंने क्लासिकल सीखा तब मेरे को पता चला कि म्यूजिक है क्या चीज़, संगीत क्या चीज़ है। क्लासिकल करने से होता है, जैसे एक प्रोफेशनल सिंगर बनना है किसी ने, तो क्लासिकल थ्योरी है आपके पास, इजी कर देगा आपको। नहीं तो आप एक गाना गाओगे या आप स्टूडियो में रिकॉर्ड करते हो तो आपको लगता है नहीं मैंने ये अच्छा गाया, या नहीं मैंने ये अच्छा नहीं गाया, वो क्यों नहीं गाया और उसमें क्या कमियां थी, वो तो फिर आपको थ्योरी बताएगा। जब तक आप थ्योरी नहीं करते हैं तो थ्योरी मीन्स मेरा क्लासिकल म्यूजिक है, क्योंकि मैंने भी इसीलिए किया था क्लासिकल म्यूजिक, कि मैं अपना टाइम सेव करूँ। तो कैसे किसी तालीम मिलना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, चाहे सिंगर हो चाहे म्यूजिक डायरेक्टर्स हो, उनके लिए क्लासिकल म्यूजिक बहुत जरूरी है। जी, तो इसकी म्यूजिक की कुछ डिसएडवांटेजेस भी रहती है, एडवांटेजेस भी रहती है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? म्यूजिक को ऐसा एडवांटेज ज्यादा है म्यूजिक के, जैसे बच्चे होते हैं, जैसे जैसे बड़े बड़े होते हैं तो बोलते हैं कि नहीं ये वो गलत लाइन में जा रहा है, या मतलब ये संगत इसकी बुरी हो रही है, गलत हो रही है। तो देखो अगर बच्चे को म्यूजिक सिखाओ तो उसके पास टाइम ही नहीं होगा, वो म्यूजिक टाइम मांगता है, टाइम आएगा, जितना भी आप प्रैक्टिस करो, जितना भी रियाज करो, आपको लगेगा कि ये कम है। तो बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है। अपने टाइम की भी बात की, मैं थोड़ा रोकना चाहूंगी आपको, अपने टाइम की बात की, रियाज की बात की, तो मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि ये रियाज आप कितनी देर करते हो? आपको अपनी वॉइस को उसी स्टेबिलिटी में रखना है, कितनी देर रियाज चाहिए, मॉर्निंग में, शाम को? देखिए वोकल साइड से मैं ज्यादा नहीं हूँ, इंस्ट्रूमेंट साइड से ज्यादा हूँ। तो जैसे आपने अपना क्लासिकल म्यूजिक बरकरार रखना है, तो इतने सारे राग है, इतने सारे थाट है, तो उस चीज को बरकरार रखना है तो मिनिमम दिन में 1 या 2 घंटे तो आपको रियाज करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर वो चीजें स्टेबल नहीं रहेगी आप में। तो म्यूजिक डायरेक्टर है, जैसे कि आप सब म्यूजिक बनाते हैं, सब में रिकॉर्डिंग भी करते हैं, तो किस तरह से आप इन सब चीजों को एडजस्ट करते हैं? देखिए बहुत मुश्किल था, आज तो डिजिटल हो गया है, आज तो कंप्यूटराइज्ड हो गया है हर चीज। तो जब मैंने म्यूजिकल काम शुरू किया था तो तब सब कुछ एनालॉग था, इतना बड़ा मिक्सर, और फिर इधर से म्यूजिक प्ले करो, उधर फिर 10-12 इंस्ट्रूमेंट वाले, उनके लिए अलग अलग कैबिन बने, फिर उनको ग्राफ भी करना था, पर कर लिया। मतलब इंटरेस्ट था, शौक था, उस तब रिपीट होता था कि नहीं गलत हो गया तो रीटेक वो सो। आज के टाइम में ये सब करना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, देखो ट्रैक्स में काम करते हैं, तो एक बार गायक से, सिंगर से गवा लिया आपने, तो उसके बाद मैं म्यूजिक बाद में करता हूँ, जब जैसे मेरे पास टाइम, बाद में करता हूँ सर। जी जी। तो अब ये बताइए कि आपने इतनी सारी एल्बम्स आपने बनाई, कौन सी आपकी एल्बम है जो तो आपको लगा कि मेरी फेवरेट है या मुझे अच्छा लगा इसमें काम करके? देखिए काफी ज्यादातर एल्बम्स हिट रहे मेरे मार्केट में, बट आप पूछ रहे तो जैसे दिल को सच छू गया हो ना, होता ही है ना कि एक गाना आया था 2-3 साल पहले, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन तो देने का, मस्त बाबा रहने का। बहुत ही फेमस सॉन्ग था। हाँ ऑल ओवर इंडिया चला, और इंडिया से बाहर भी, तो ऐसे बहुत सारे गाने हैं। और कौन कौन सी एल्बम्स, थोड़ा विस्तार पूर्वक बताइए ना।
जैसे किन्नौर से मैंने शुरू किया, तो किन्नौर के ट्रेडिशनल जो सिंगर्स थे, बड़े बड़े मेरे से काफ़ी एज थे, उनके साथ मैंने बहुत सारे एल्बम्स किए और वीडियो एल्बम्स किए। देखिए किन्नौर में जब स्टार्ट किया था वीडियो का, तो वहाँ पे वीडियो एल्बम मेरे ख्याल से हिमाचल में कोई वीडियो एल्बम नहीं बनी थी। और हमारा दिमाग था, मैंने एक छोटी सी टीम बनाई थी अपनी, कि हमारा दिमाग था कि हम कुछ ऐसा कर सकते हैं। कैमरा वगैरह अरेंज किया हमने और हम शूट पे चले गए। तो किसी कारणवश वो लेट हुआ, डिले हुआ, तो मतलब ये नहीं बोल सकता मैं कि हिमाचल का फर्स्ट वीडियो एल्बम मैंने बनाया। तो वहाँ पे भी काफ़ी एल्बम्स बनाए, वीडियो एल्बम डालंग करके एक वीडियो एल्बम बनाया था, बहुत बिकी है मार्केट में। उसमें क्या कुछ आपने किन्नौर की संस्कृति को दिखाया था, जो आपका किन्नौर का ड्रेस है, कॉस्ट्यूम है, और टोटली वहाँ के कल्चर को दिखाया था। किन्नौर का कल्चर मेंटाली डिफरेंट है हमारे से, बहुत रिच है किन्नौर का कल्चर। वहाँ पे देखो, वहाँ का जो पहनावा है, वहाँ के जो कॉस्ट्यूम्स है, जो गहने हैं, अच्छा है, बिल्कुल अलग सा डिजाइनिंग है उनकी, अलग सी डिजाइनिंग है और कलरफुल, जैसे ऐसा लगता है कि किसी ने कलर मैच करके ये स्पेशली बनाया है। तो आपके जब कोई भी फंक्शन होता है तो क्या सारी जब भी वहाँ की औरतें हैं उसी तरह के जेवरात हो? हाँ क्या नहीं होती? हाँ, वहाँ पे जैसे देवते के मंदिरों में कोई प्रोग्राम होता है, कार्यक्रम होता है देवते का, तो वहाँ पे काफी लोगों में कंपल्सरी है कि आप बिल्कुल लोकल लिबास में आए। खास करके फीमेल्स को तो बहुत है, क्योंकि फीमेल सारे धोड़ू, चोली, पट्टू और जो गहने होते हैं वो लगा के ही जाते हैं देवतों के मंदिरों में। और जो शादियाँ होती हैं वहाँ पे, ब्याह शादियों में भी वही सारा एक तरफ ग्रीन मखमल की चोली होती है और धोड़ू, पट्टू और वो सारे एक ही कॉस्ट्यूम हो जाते हैं। तो अभी रिसेंट कौन से एल्बम्स आए हैं आपके? अभी बहुत सारे एल्बम्स हैं मार्केट में। देखिए अब नाम तो बहुत सारे, अब मैं क्या बताऊँ आपको, दुनिया में मतलब याद नहीं आ रहा होगा, इतने सारे गाने हर दिन 10 गाने अपलोड होते हैं। मतलब ये है कि एक दिन में करना ही करना है एक एल्बम, क्योंकि अब इजी हो जाए वर्क, क्योंकि कोई भी ज़्यादा म्यूजिकल नहीं है, वो भी सिंगर बन सकता है अब तो इसके बहुत सारे एल्बम्स हैं। मेरी साइट है अपनी thebeatsindia.com, आप कभी देखेंगे उसमें तो सारे अपलोड हुए होते हैं। जी जी जी। और कुछ कहना चाहिए हमारे दर्शकों को म्यूजिक के बारे में कि क्या कुछ तालीम लें आप, क्या कुछ करें अगर आपको म्यूजिक में एक मुकाम हासिल करना है? देखिए म्यूजिक एक तपस्या है, बहुत टाइम मांगता है, टाइम बहुत देना होगा। और म्यूजिक ऐसा भी नहीं है कि कोई स्पेशल लोग ही कर पाए इसको, मतलब कोई भी कर सकता है। देखो म्यूजिक का जो शौक है वो हर इंसान होता है, हर इंसान गाता है, हर इंसान गुनगुनाता है। ये कि कुछ लोग एक्सपेंड कर लेते हैं, कुछ लोग इसको अपना पेशा बना देते हैं, तो ये चीजें अगर म्यूजिक करना है, एक अच्छा सिंगर बनना है, आपको पहले पता होना चाहिए कि आपको इस लाइन में जाना है, आपको ये पर्टिकुलर चीज करनी है। तभी आप, अगर आपको पता ही नहीं कि आपको अपने म्यूजिक में क्या कुछ करना है, म्यूजिक में भी काफी कुछ चीजें करने के लिए, तो जाते जाते आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि कुछ एक मैं तो हिमाचल के सिंगरों को यही बोलना चाहता हूँ कि ठीक है, एल्बम करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, मार्केट में हिट होता है, चाहे वो सुरीला है या बेसुरा, पर उस चीज का ध्यान रखें, क्योंकि अगर आपने सिंगर बनना है, म्यूजिक करना है, तो उसकी नींव पक्की होनी चाहिए, बेस पता होना चाहिए। क्लासिकल की भी बात की, हाँ, अगर क्लासिकल नहीं भी कर पाता है, बट सुरों का ज्ञान तो होना बहुत जरूरी है। तो इतना तो पता होना चाहिए कि कौन कौन से नोट्स गाने में लग रहे हैं, कौन कौन से नोट्स लगने चाहिए, कौन से नहीं लगने चाहिए, और किस नोट को किस तरह से लगाना है, खाली इतना तो होना चाहिए। और साथ ही साथ नए लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो है कि नए सिंगर को मौका मिलना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु निधि जी, आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपने हमसे इतनी अच्छी मुलाकात की और आपने हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी म्यूजिक के बारे में। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ प्रभु निधि जी, जिन्होंने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी कि किस तरह से म्यूजिक में आप अपना मुकाम हासिल कर सकते हैं, क्या कुछ आपको तैयारी करनी होती है और कितना आपको रियाज करना होता है, और क्या कुछ जानकारी आपको लेनी होती है म्यूजिक डायरेक्टर या फिर म्यूजिक में कुछ भी मुकाम हासिल करने के लिए, एक उम्दा सिंगर बनने के लिए। तो दर्शकों, आज की मुलाकात में फिलहाल इतना ही। हम मिलेंगे आपसे फिर से आज की मुलाकात के नेक्स्ट सेगमेंट में, जहां हम करवाएंगे आपकी मुलाकात एक और पर्सनालिटी से। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और आप हिंदी बनी रहिए दूरदर्शन शिमला के साथ।